Okay, so the next chapter is center state relation, जो कि हमारा डील करता है विद द पार्ट 11. द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल एक तरीके से. फेडरल क्यों है? बिकॉज इट इज़ डिवाइडिंग ऑल द पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में बांटता है. हाउएवर देयर इज़ नो डिवीजन. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी डिवीजन हमने नहीं करा है जुडिशियल पावर का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इस्टेब्लिश करी? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो कि इन्फोर्स करती है बोथ सेंट्रल लॉज को भी एंड स्टेट लॉज को भी. नाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेसिकली हम 3 हेड्स में पढ़ेंगे: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल. सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की. 245 से लेकर 255 तक हम इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन. मतलब एक्सटेंट क्या है, किस लेवल तक, टेरिटरी, कितने टेरिटरी पे आप लॉ बना सकते हो. फॉर अ पार्लियामेंट वो होल और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी पे बना सकती है, पूरे पे भी बना सकती है, कुछ हिस्से पे भी बना सकती है. साथ में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं, मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर के लिए भी लॉ बना सकती है. पार्लियामेंट्री लॉ एप्लीकेबल इन इंडियन सिटीजन एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. किसके रिगार्डिंग? जैसे कोई इंडियन सिटीजन है लेकिन वो रह बाहर रहा है, तो टेरिटरी से बाहर भी रखे तो उस पर भी लॉ बनाया जा सकता है. जैसे फिर इंडियन कंपनी है, वो रह कमा बाहर रही है, तो इस तरीके से. तो सिटीजन हो या प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो इंडियन की होनी चाहिए, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उस पर भी लॉ बनाया जा सकता है. स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट पे बना सकता है. एंड स्टेट लॉ कभी कभार एप्लीकेबल होते हैं आउटसाइड द स्टेट अगर सफिशिएंट नेक्सस होता है बिटवीन द स्टेट एंड ऑब्जेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड. मतलब क्या है, जैसे कि महाराष्ट्र है एंड जैसे कि गुजरात है, वो बोले महाराष्ट्र वाले बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले लॉज, कुछ लॉज है ना जो कि लगता है कि हाँ सही है, तो उनको गुजरात में भी एप्लीकेबल होने दिया जाता है, मतलब इस तरीके से. सो दैट इज़ इट. नाउ लॉज ऑफ पार्लियामेंट नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. अब कहाँ कहाँ पे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के लॉज नहीं एप्लीकेबल हैं. सबसे पहले है प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेशन फॉर सम यूटीज़ हैज़ सम फोर्स एज पार्लियामेंट्री लॉ. अगर जो है प्रेसिडेंट खुद से लॉ बनाता है किसी भी यूटी के लिए, जनरली सम यूटीज़, तो उनका भी सेम फोर्स होता है जैसे कि पार्लियामेंट्री लॉ, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के लॉ काम नहीं आएंगे. Governor empowered to direct that an act of parliament does not apply to scheduled area in the state or apply with specified modification. साथ में गवर्नर के पास भी पावर है, अगर जो हमारे दैट इज़ 5th शेड्यूल वाला एरिया है ना, अगर उनमें 5th शेड्यूल वाले एरिया में कि कौन से लॉ वो उनके पास ये पावर है कि ये डायरेक्ट करते हैं कि कौन से लॉ जो हैं डायरेक्ट करते हैं कौन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई नहीं होंगे किसी भी शेड्यूल्ड एरिया में इन अ स्टेट, और अप्लाई होंगे विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस के साथ. गवर्नर ऑफ असम में लाइकवाइज डायरेक्ट, ऐसे ही जो गवर्नर है असम का वो भी डायरेक्ट कर सकता है कि कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई नहीं होगा टू अ ट्राइबल एरिया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट. ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि सेम पावर है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना. सो या दैट इज़ एमटीएम. तो प्रेसिडेंट का यूनियन टेरिटरी या फिर एमटीएम वाला एरिया, गवर्नर का 5th शेड्यूल एंड असम वाला एरिया, इन पे वो खुद डिसाइड करते हैं कि लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा. ठीक है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमने करी है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की, तो यूनियन लिस्ट में हमने करी है. ठीक है. तो यूनियन जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉजिस्लेशन कर सकती है, दैट मीन्स लॉ बना सकती है ऑन द मैटर्स जो भी हमारे यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है. स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करती है. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लेजिस्लेशन ऑन द मैटर्स इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट. ठीक है. तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनके पास एक्सक्लूसिव पावर रहती है कि वो लॉ बना सकते हैं किसी भी मैटर पे जो भी हमारा स्टेट लिस्ट में है. 59 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 थे तो कम कर दिए गए हैं. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, जो कि इंक्लूडेड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में. प्रेजेंट जो है 52 सब्जेक्ट्स थे, पहले इसमें 47 थे, इसमें बढ़ गए हैं सब्जेक्ट्स. लाइक क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ठीक है, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर्स. बेसिक मैंने पढ़ दिया है, जैसे ज़्यादा दिमाग मत लगाना. आर्टिकल 248 क्या कहता है? द रेजुजरी पावर्स आर गिवन टू द सेंटर. कहता है कि जो रेजुजरी पावर हैं, जो इसके अलावा भी बच के ऐसे भी मैटर्स होंगे जो इन तीनों ही लिस्ट में कवर नहीं हो रहे, तो उसको हम कहते हैं रेजुजरी.
तो रेजिडुअरी जो पावर्स है वो किसको दी गई हैं, सेंटर को दी गई हैं। जो पार्लियामेंट है वही अलोन, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं लेजिस्लेशन बना सकता है ऑन द सब्जेक्ट जो कि इंक्लूडेड नहीं है इन एनी ऑफ द अबव 3 लिस्ट, ठीक है, जिसको हम रेजिडुअरी पावर कहते हैं। ना एक बार हमने अमेंडमेंट करी थी इसमें, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट, जिसने ट्रांसफ़र कर दिए थे 5 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में फ्रॉम स्टेट लिस्ट से, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट क्या है, इसने ट्रांसफ़र कर दिए थे 5 सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट से। कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग ये थे। तो एजुकेशन हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट के याद रखो, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दिस एजुकेशन का ऐसे याद रखो कि एजुकेशन से ज़िंदगी में वेट बढ़ता है, मतलब पढ़ते पढ़ते मोटे नहीं हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते लाइफ में कुछ वेट बढ़ता है हमारी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में, लेकिन एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके रिगार्डिंग। दैट इज़ वाई वी हैव लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, है ना, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट तभी तो आ पाया ना। लोकपाल किससे रिगार्डिंग है, इस तरीके से, या लोक अदालत वी कैन से, लोक अदालत नॉट लोकपाल, लोक अदालत, इसी वजह से आ पाए। एक और अमेंडमेंट हुई थी द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज, कि दोनों के पास पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय द स्टेट। फर्दर द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इंटर स्टेट, है ना, इंटर स्टेट कुछ भी हो रहा है, 2 स्टेट के बीच में, देखो 2 स्टेट के बीच में है, लॉजिक है, 2 स्टेट है, 2 स्टेट में अगर स्टेट्स को हम ये पावर देते हैं तो वो अपने लॉज बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, ये अपने बनाएंगे। अब ट्रेड हो रहा है 2 के बीच में, है ना, तो यहाँ पे किसका लॉ चलेगा। सो इस चीज़ को, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंटर कहता है कि ये एक्सक्लूसिव पावर मैं रखूँगा, ठीक है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन में आया था, बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। सो एक अमेंडमेंट ये हुई, एजुकेशन से वेट बढ़ता है, एंड फॉरेस्ट, सो वाइल्ड लाइफ, एंड साथ में दैट इज़ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए। ना बात करते हैं यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है। देखिए यूएसए में एंड ऑस्ट्रेलिया में सिंगल एनिमरेशन, ओनली द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर एनिमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेजिडुअरी पावर आर द लेफ्ट टू द स्टेट। तो यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, ओनली द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर एनिमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिडुअरी पावर को स्टेट्स के लिए छोड़ा गया है, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वही सिर्फ है, और वहाँ पे जो रेजिडुअरी पावर है उसको देती है स्टेट को, देती है, सीधा सीधा कहें तो। कनाडा में अगर हम बात करें तो वहाँ पे डबल इन्यूमरेशन है, वहाँ पे फेडरल एंड प्रोविंशियल, ठीक है, 2 हमारी लिस्ट है, एंड जो रेजिडुअरी पावर है वो हमारी किस में वेस्टेड है, वो सेंटर में हमारी वेस्टेड है, ठीक है, सेंटर में वेस्टेड है। तो सिंगल इन्यूमरेशन का मतलब यहाँ पे ये था कि सिर्फ और सिर्फ पावर्स दी गई हैं फेडरल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, और रेजिडुअरी पावर भी हमारी स्टेट को दे दी है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा स्टेट को पावर है, यहाँ पे जो पावर है वो रेजिडुअरी सेंटर को ज़्यादा दे दी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 क्या कहता था, वहाँ पे भी 3-fold इन्यूमरेशन था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट का। जो रेजिडुअरी पावर है वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया फॉलोज द कैनेडियन प्रेसिडेंट, कि हमने रेजिडुअरी पावर किसको दी है, सेंटर को दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, वहाँ पे रेजिडुअरी पावर किसकी थी, गवर्नर जनरल की, यहाँ पे रेजिडुअरी पावर किसकी थी, सेंटर की, यहाँ पे रेजिडुअरी पावर किसको दी थी, स्टेट को। हम कौन सा फॉलो करते हैं, कनाडा वाला। ओके, द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल लॉ के बीच में, स्टेट लॉ के बीच में, ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉज, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट लॉ एंड हमारे सेंट्रल लॉ में किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि एन्यूमरेटेड है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में, तो हमेशा जो सेंट्रल का लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। बट हमेशा एक्सेप्शन होती है। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर स्टेट का लॉ है जो कि रिजर्व कर लिया गया था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज़ रिसीव्ड हिज असेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट से अनुमति ले ली है, असेंट, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है, देन द स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। बट इट वुड स्टिल बी कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट फिर भी चाहे तो ओवरराइड कर सकता है ऐसे लॉ को बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर, बाय मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर। दोबारा से लॉ डाल के बोल दे कि नहीं नहीं लॉ यही चलेगा, तो वो फिर वहीं चलेगा। समझ में आया। नाउ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज स्टेट बिल, पार्लियामेंट कब स्टेट वाली सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करते हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर,
2/3 मेंबर की मेजोरिटीज़ के साथ और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि लॉ बनाओ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो ऐसा हो सकता है। जो रेजोल्यूशन है वो रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए रेजोल्यूशन इन फोर्स में रहता है। इट कैन बी रिन्यूड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, इसको बाद में आप रिन्यू करा सकते हो, रिन्यू। The law cease to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force। अगर ऐसा होता है कि जो रेजोल्यूशन है ये एंड हो जाता है तो उसके 6 मंथ के बाद जो लॉ बनाया था, लॉ मेड, वो भी एंड हो जाएगा, वो भी एंड हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ यहाँ पे हमने देखी। एक और है, दैट इज़ पार्लियामेंट अब कब लॉ बना सकता है, जब ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, चूँकि 250 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो इस टाइम पे हमारी जो ऑफकोर्स ये सस्पेंड वगैरह कुछ नहीं होती है जो हमारी दैट इज़ असेंबलीज होती हैं, बट ये एक तरीके से अंडर आ जाती है कम्प्लीटली सेंटर की। ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ अंडर दिस प्रोविजन विल सीज टू ऑपरेट। अब ये कब तक चलेगा ये लॉ, ये हमारा चलेगा एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ, मतलब जैसे इमरजेंसी आज ख़त्म हुई है, आज की तारीख लगा लीजिए, आज मान लीजिए कितनी तारीख है, आज 1 जुलाई को ख़त्म हुई है ना, तो मतलब 31 दिसंबर तक ही जो है ये लॉ चलेगा, उसके बाद ये लॉ चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देखी। नाउ एक और तरीका है, इफ़ 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर, अब खुद से जो स्टेट के लेजिस्लेचर है वो रिक्वेस्ट करें यूनियन पार्लियामेंट को थ्रू अ रेजोल्यूशन, कैसे रिक्वेस्ट करें, एक रेजोल्यूशन पास करके, टू मेक अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बोले कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, प्लीज़ इस पर लॉ बना दो। सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, जो कि किस में मेंशन है, हमारे स्टेट लिस्ट में मेंशन है। अ लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज, जो लॉ है वो सो इनेक्टेड, जो इनेक्ट हुआ है वो अप्लाई होगा ओनली टू दो स्टेट्स विच हैव पास द रेजोल्यूशन। ठीक है, जो लॉ है जो सो इनेक्टेड वो अप्लाई सिर्फ किस पे होगा, ओनली टू दो स्टेट जो इतने भी रेजोल्यूशन को पास किया था। हाउ एवर एनी अदर स्टेट चाहे तो उसको अडॉप्ट कर सकता है आफ्टरवर्ड बाय पासिंग रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन पास हो चुका है, मतलब सॉरी रेजोल्यूशन पास करके वो भी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकता है टू दैट इफेक्ट इन दिस लेजिस्लेचर। सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपीट ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ऐसे एक्ट को ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे एक्ट की कोई भी एक्सपायरी होती नहीं है स्टेट के अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक तो नहीं होती, चाहे तो पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं कर सकती, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट कैन डू दैट। नाउ और है पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडियाज टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी। ऐसी कोई ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या कन्वेंशन है विद एनी अदर कंट्री, इस तरीके से। नाउ आर्टिकल 356 क्या कहता है कि जब प्रोक्लेमेशन हो जाता है प्रेसिडेंट रूल का स्टेट में, तो जो यूनियन पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकते हैं ओवर द सब्जेक्ट जो भी हमारी स्टेट लिस्ट में है। और जो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट होते हैं वो कंटिन्यू कब तक करते हैं, ऑपरेटिंग इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, वो भी खत्म नहीं होते हैं। दिस मीन्स दैट द पीरियड फॉर विच सच अ लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारी दैट इज़ व्हाट वी कॉल कि अगर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया तो रूल भी खत्म हो जाएगा, नो, नथिंग लाइक दैट। अगर इसको चेंज करना होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास खैर अलाउड होता है कि नई स्टेट लेजिस्लेचर आएगी फिर वो अपना कर सकती है, खैर इसको चेंज कर सकती है, ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है हमारा, जब तक रेजोल्यूशन रहेगा आफ्टर द 6 मंथ तक, नेशनल इमरजेंसी एंड होने के 6 मंथ तक। और ये क्या कह रहा था, जब स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे पूरा पार्लियामेंट का है ना, यहाँ पे कोई एंड ही नहीं है, इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है। ठीक है, और ये भी हमारा इन्फिनाइट है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के हाथ में और ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, उसको रिपीट करना। ना स्टेट सेंटर का कंट्रोल कैसे है, स्टेट के लेजिस्लेशन मतलब स्टेट का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी सेंटर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है। देखिए, जो गवर्नर है वो कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स को रिजर्व कर सकता है पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जिससे कि वो कंसिडरेशन ले ले प्रेसिडेंट का। जो प्रेसिडेंट है वो एंजॉय करता है एब्सोल्यूट वीटो ओवर देम। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि वो चाहे तो मना करे, हाँ करे, रिटर्न करे, और बार बार दोबारा अगर आए तो भी कोई कंपल्शन नहीं है उसको हाँ बोलनी पड़ेगी, दोबारा भी रिटर्न कर सकता है। So bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president। वो कहता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट में भी, अगर आपको उनसे रिगार्डिंग लॉ बनाना है तो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट की क्या लेनी पड़ता है, प्रीवियस सेंक्शन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बिल है जो इम्पोज कर रहा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑलरेडी हम इंटर स्टेट वाले में पढ़ लेंगे, ऑल्दो थोड़ा बहुत ध्यान है। द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल। सेंटर इवन डायरेक्शन भी दे सकता है स्टेट को कि अपने मनी बिल को रिजर्व कर लो, अदर फाइनेंशियल बिल को पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो इस तरीके से वो लॉ मेकिंग पे भी क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले बिल,
प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर कहें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पे आते हैं 256 से 263 तक। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट। देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड करती है टू ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, मतलब जिस पे वो लॉज बना सकती है उसको एग्जीक्यूट भी करा सकती है। एंड टू एक्साइज ऑफ राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड इट ऑन बाय ट्रीटी और एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट की वजह से भी हो सकता है कोई एग्जीक्यूटिव रूल उसका हो। कॉन्करेंट लिस्ट में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो रेस्ट करती है विद द स्टेट्स को दी गई है, एक्सेप्ट व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्ड इट टू द सेंटर। मतलब जनरली अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर किसी का लॉ है, चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाया, उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है, ठीक है, स्टेट की है। अगर स्टेट की ही रहेगी नॉर्मली, अगर खुद से वो जो लॉ है वो लॉ स्पेसिफाई करे कि नहीं जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की ही है तो वो करेगी, वरना जनरली हमारी इसकी होगी। देयरफॉर अ लॉ ऑन द कॉन्करेंट सब्जेक्ट दो इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ डायरेक्टेड अदरवाइज, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे जो भी लॉ बनेगा चाहे वो पार्लियामेंट नहीं बनाया हो उसको एग्जीक्यूट करेगा स्टेट। एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर खुद पार्लियामेंट बोले कि नहीं ये तो यूनियन ही करेगा। अगर बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट की तो एग्जीक्यूटिव पावर शेल बी एक्साइज इन कन्फर्मिटी विद द लॉज मेड बाय द यूनियन, तो वही है सेम इसका भी, जिन पे लॉ बना सकती है उनको एग्जीक्यूट करेगी, साथ में कॉन्करेंट को भी कर रही है, साथ में यूनियन के लॉज को भी तो एग्जीक्यूट करेगी। If such a mandate is not compiled with by state, then Article 256 can be imposed. और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करती है लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट तो उससे उस पर प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है अंडर द आर्टिकल 356, ठीक है। तो अब देखोगे तो यहाँ पे जो लॉ मेकिंग पावर थी वो यूनियन की ज़्यादा थी और एग्जीक्यूट करने की स्टेट की ज़्यादा है। और अब देखोगे सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट, अब कब सेंटर जो है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहला आर्टिकल 256, every state executive power is to be exercised in such a manner as to ensure compliance with the state with the laws made by the parliament। वो कह रहा है कि हर एक स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करना है कि इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज, की कंप्लाई वो लॉज के साथ कंप्लाई करें, ठीक है, एंड बाय द पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 257 क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल ऑल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू अ स्टेट। कहता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी यूनियन की शेल ऑल्सो एक्सटेंड, उसको और बढ़ा दो, टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू अ स्टेट, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो और बढ़ गई है, वो डायरेक्शंस भी दे सकती है स्टेट को, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, जैसे कि वो कंस्ट्रक्शन कर दो, मेंटेनेंस कर दो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो कि डिक्लेयर्ड ऑफ नेशनल या फिर मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हैं। द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज के प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग डायरेक्शन दे सकती है, इस तरीके से डायरेक्शन दे सकती है, समझ में आया? ओके। नाउ रिलेशन इमरजेंसी के दौरान क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में ड्यूरिंग द ऑपरेशन द नेशनल इमरजेंसी जो सेंटर है वो बिकम एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, वो स्टेट को किसी भी मैटर पे एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्शन दे सकती है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल, तब तो यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है ओवर द स्टेट मशीनरी, ठीक है। तब डायरेक्शन नहीं देती, तब डायरेक्ट कंट्रोल है, द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन। तो जो प्रेसिडेंट है वो हेड बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड एग्जीक्यूटिव हेड, और उनके बिहाफ पे गवर्नर जो है सारे काम परफॉर्म करते हैं। तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका जाता है? यूनियन गवर्नमेंट का। पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात करूँ तो गवर्नर अपॉइंट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर्स बट ओनली द प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव दैम। देखिए गवर्नर जो है वो अपॉइंटमेंट करता है जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, मेंबर है, लेकिन उनको हटाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश आर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट चाहे तो एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी लगा सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट, जब हमारे खुद स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करते हैं तो जो मेंबर्स हैं चेयरमैन है उसके, उनको अपॉइंट और रिमूवल सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। यूपीएससी कैन सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यूपीएससी चाहे तो बहुत बार जो है कंडक्ट भी कराती है स्टेट की पीसीएस के एग्जाम, जब रिक्वेस्ट हमारा स्टेट गवर्नर करता है एंड जब हमारे प्रेसिडेंट के अप्रूवल मिल जाता है तो यूपीएससी असिस्ट द स्टेट, यूपीएससी जो है वो असिस्ट करती है स्टेट्स को व्हेन रिक्वेस्टेड बाय 2 और मोर स्टेट इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट। यूपीएससी क्या करती है? वहाँ पर असिस्ट भी करती है स्टेट्स को कि ट्रेन कैसे करना है या फ्रेम कैसे करना है जो भी स्कीम्स है जॉइंट रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग। नाउ ऑफकोर्स जब रिक्वेस्ट करेगी तभी जानबूझ के वो क्यों करेगी उसके पास बात करें। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं।
कंट्रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट कंट्रोल। देखिए जो सेंटर है उसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है ऑल इंडिया सर्विसेज पे, लेकिन और दी सर्विसेज वेरे जो स्टेट है वो एक्सरसाइज करती है इमीडिएट एंड रिलेटिवली लेस कंट्रोल को। ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है एक मैकेनिज्म भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए, जैसे कि कोऑपरेशन आए। प्रेसिडेंट चाहे तो इस्टेब्लिश कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल भी 263 के तहत, जो कि इन्वेस्टिग करे, डिस्कस करे जो भी मैटर्स है कॉमन इंटरेस्ट के बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और ऐसे काउंसिल सेटअप हुई भी है 1990 में। फुल फेथ एंड क्रेडिट का क्लॉज भी देती है, जो कि बोला जाता है आर टू गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, की हर एक स्टेट हो या सेंटर उनकी जो एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, उनकी इंपॉर्टेंस है और उनकी इंपॉर्टेंस है और जगह लागू होंगी। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। म्यूचुअल डेलीगेशन का मतलब है एक दूसरे को काम दे देना, मतलब कुछ नहीं है। अब प्रेसिडेंट चाहे कंसेंट लेके स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कर सकती है स्टेट को कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर का। गवर्नर भी चाहे कंसेंट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी इंटरेस्ट कर सकती है सेंटर को कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट का। ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का, एक दूसरे को काम देना, कंडीशनल भी हो सकता है या फिर अनकंडीशनल भी हो सकता है। इसके अलावा इंटरेस्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर टू स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। एक और तरीका है जब हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बनाएगी, है ना, पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ, और उस लॉ के तहत बोलेगी कि जो ये काम है ना, ये काम तो वैसे सेंटर का था एग्जीक्यूशन का, लेकिन अब इसको स्टेट करेगी, तब भी इस तरीके से भी कर सकती है। इसमें कंसेंट भी नहीं लेती, क्योंकि कंसेंट नहीं लेगी, सीधा वो लॉ के थ्रू भी कर सकती है। लेकिन सेम थिंग क्या वो कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के नहीं अभी काम हमारा यूनियन गवर्नमेंट करेगा, नो, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है उनको कोई भी काम। गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट उनको भी कुछ काम दे सकती है स्टेट का। आपस में इसको कहते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन। और जो पार्लियामेंट है विदाउट अ लॉ, मतलब विद लॉ विदाउट अ कंसेंट भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है यूनियन गवर्नमेंट को, नो। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है, सबको पता है, लेकिन रिमूव कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल रिलेशंस, जिसमें हम 268 से 293 तक बात करेंगे। 2 to 6 का 9 हो गया, और 8 का 8 हो गया आधा, मतलब 8 ऐसे बनाते हैं ना, तो उसका आधा हो गया 3। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, कुछ भी करके याद रख लो। सबसे पहले बात करते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। टैक्स कौन लगा सकता है, किस पे लगा सकता है, इस चीज़ की एलोकेशन हमने किस तरीके से करी है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली। जो पार्लियामेंट है वो जो भी यूनियन लिस्ट में मेंशन चीज़ें उन पर टैक्स लगा सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो स्टेट लिस्ट में चीज़ें हैं उन पर टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। यूनियन लिस्ट में 13 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे जनरली टैक्स लगता है, एंड स्टेट लिस्ट में 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो देख सकते हो कि ज़्यादा जो है स्टेट लिस्ट को हमने मौका दिया है। कोई भी टैक्स एंट्रीज कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं थी, पहले नहीं थी, लेकिन 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके तहत हमने एक एक्सेप्शन बना दी बाय मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन, जो कि कहता है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो अमेंडमेंट थी इसने कॉन्करेंट पावर दे दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को, कि ये दोनों क्या बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं गवर्निंग द जीएसटी को रिगार्डिंग। ठीक है, ना रेज्यूटरी पावर। रेज्यूटरी पावर मतलब जो भी इन तीनों में नहीं, उसके अलावा भी तो टैक्स लगाया जा सकता है, तो वो किसके साथ है, वो अभी भी किसके साथ है, पार्लियामेंट के साथ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रेज्यूटरी पावर ऑलवेज लाइज विद द पार्लियामेंट। नाउ ग्रांट इन एड। सबसे पहले आर्टिकल्स देखो, इतना ज़्यादा याद मत रखो, आई थिंक जो न्यूज़ में रहे आर्टिकल वो याद रखने लायक है, या फिर अगर मेंस के हम, बिकॉज मेंस में जब नोट्स बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स लिखेंगे, इनको भी मत ही याद करो तो बेटर है। द पार्लियामेंट कैन इशू ग्रांट इन एड। पार्लियामेंट चाहे तो ग्रांट दे सकती है ऑफ द रेवेन्यूज टू सच स्टेट एज पार्लियामेंट मे डिटरमाइन एंड डिफरेंट सम्स में बी फिक्स फॉर डिफरेंट स्टेट। तो पार्लियामेंट ने जो भी तय करा है वो पैसा वो दे सकती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, दी सम्स आर चार्ज न कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ पे चार्ज होंगे जो भी पैसा दे रहे हैं, दैट ऑन द CFI पे चार्ज होते हैं। नाउ अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी होती हैं। एक तो होती है जो पार्लियामेंट ने तय करा, जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में करती है। एक होता है दैट इज़ अ डिस्क्रिशन, जो अपनी मन मर्जी से दी जाती है। ये एम्पावर करती है सेंटर एंड स्टेट दोनों को टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। हो सकता है कि मतलब
डिस्क्रिशनरी ग्रांट इज़ लाइक कि हो सकता है तुम्हारी कॉम्पिटेंसी में भी नहीं था, वो तुम्हारा मैटर नहीं था, फिर भी तुमने उसमें दान दक्षिणा कर देना ना, उसको कहते हैं। तो सेंटर भी कर सकती है और स्टेट भी कर सकती है किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए। अंडर दिस प्रोविजन द सेंटर मेक्स ग्रांट टू द स्टेट। जनरली सेंटर को तो किसको देती है, स्टेट को देगी। स्टेट किसको दे सकती है, अपने लोकल गवर्नमेंट को दे सकती है या फिर अनदर किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है, डिस्क्रिशन के तौर पर। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पता ही है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आता है, आर्टिकल 279 में, जिसने एम्पावर करा प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट आ जीएसटी काउंसिल, कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा जीएसटी काउंसिल को। पूछ लेंगे जीएसटी काउंसिल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, पार्लियामेंट करती है, नहीं, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। बाय एन ऑर्डर द काउंसिल इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। और ये काउंसिल क्या है, एक तरीके से जॉइंट फोरम है, किसका, हमारे सेंटर का एंड स्टेट का। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, ये कहता है इट प्रोवाइड फॉर अ फाइनेंस कमीशन। ये बोलता है कि फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होगा जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन दैम। और इसका मेन काम क्या होगा, दैट इज़ टू शेयर करना टैक्सेस को बिटवीन अपने आपस में, ठीक है ना। नोट करो, इनकम टैक्स जो कि है लीव्ड एंड कलेक्ट उसको सेंटर करता है, लगाता भी कलेक्ट भी सेंटर करता है, बट इसके जो प्रोसीड्स है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट सेंटर एंड स्टेट दोनों में करता है। मतलब कुछ पैसा सेंटर रखता है, कुछ स्टेट रखता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इम्पोज कर सकती है टैक्स ऑन द कंजप्शन और द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पता है स्टेट लिस्ट का काम है, तो उस पर वो लगा भी सकती है, टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है, चाहे कंजप्शन हो चाहे सेल हो। बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन द कंजप्शन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़, लेकिन कंजप्शन और सेल, लेकिन वो ऐसे कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं लगाएगी फर्स्ट जो कि कंज्यूम्ड हो बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर। जिसको कंज्यूम कौन करेगा, सेंटर, कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर, मतलब जिसको या फिर तो सेंटर यूज़ कर रहा है या फिर सेंटर बेच रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कंज्यूम्ड इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ एनी रेलवे बाय द सेंटर और बाय द कंसर्न रेलवे कंपनी और सोल्ड टू द सेंटर और द रेलवे कंपनी और द सेम पर्पस। या फिर रेलवे से रिगार्डिंग अगर बिजली खर्च हुई हो तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। एक्सेप्शन है, ध्यान रख लेना। स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज कर सकती है टैक्स रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, वाटर और पानी से रिगार्डिंग वो स्टोर कराओ, जनरेट कराओ, कंज्यूम कराओ, डिस्ट्रीब्यूट कराओ, सोल्ड कराओ, किसी भी अथॉरिटी पे लगा सकते हैं। इवन द एस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश करो फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। बट सच अ लॉ इज टू बी इफेक्टिव शुड बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड रिसीव हिज एसेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को स्टोर वगैरह कुछ भी करने के लिए बाय एनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश करिए फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर के लिए भी, तो बट सच लॉ है ना, उस पर भी लगा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस लॉ को इफेक्टिव होने के लिए उसको रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए एंड रिसीव उनकी एक्सेंट ज़रूरी है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज कर सकती है टैक्स ऑन द प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट पे भी, बट जो टोटल अमाउंट ऑफ सच टैक्सेस पेएबल है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 2500 पर एनम। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग टू केसेस। वो कहते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिट मतलब रोकना है, रोक सकती है, इज प्रोहिबिटेड रोकी हुई है, मतलब फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स, जो कि टैक्स नहीं लगा सकती ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग टू केसेस। किस चीज़ में, जब हमारा जो सप्लाई है वो टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट, सप्लाई कहीं और जा रही हो दूसरी स्टेट में, वेयर सच सप्लाई टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, या फिर जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है फिर इंटर स्टेट वी कैन से, तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, समझ आया। तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे जब आउटसाइड हो रही हो या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया जा सकता टैक्स। फर्दर जो पार्लियामेंट है उसके पास एम्पावर्ड है कि वो फॉर्मुलेट कर सकता है ऐसे प्रिंसिपल जो कि डिटरमाइन करेंगे व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, तो थोड़ा बहुत आर्टिकल्स याद रख सकते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 ही है। पहला कहता है लगा भी सेंटर है, सिर्फ लगा ही सेंटर है, कलेक्ट एंड बट भी सेंटर स्टेट्स के बीच में रहा है, दैट इज स्टैम्प ड्यूटीज, एग्जाम्पल याद रखना है। 269 कहता है लगा सेंटर है, कलेक्ट सेंटर कर रहा है लेकिन दे स्टेट को दे रहा है, दैट इज इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे लगता है, जनरली इंटर स्टेट वाली चीज़ों पे लगता है। नाउ
270 कहता है सेंटर लगा रहा है, सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में शेयर कर रहा है। जो भी यूनियन लिस्ट की चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट द ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, एक्सेप्ट हो सकता है उसमें, खैर हमें एक्सेप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो कि यूनियन लिस्ट में, एक्सेप्ट ऑफकोर्स द सरचार्ज वगैरह है ना, ये सब कुछ वो नहीं देता है। फिर सेस हुआ है ना, सेस को अपने पास रखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स में भी, सेस एंड सरचार्ज, इन सरचार्ज के अलावा बाकी चीज़ों को दोनों में बांटते हैं। सेंटर लगा रहा है, सेंटर कलेक्ट कर रहा है, सेंटर ही अपने आप को किसी को नहीं दे रहा, दैट इज सरचार्ज टैक्सेस, जैसे मैंने बताया। एंड देन स्टेट लगा रहा है, स्टेट दे रहा है, मतलब स्टेट ही लगा रहा है, स्टेट ही कलेक्ट कर रहा है, स्टेट अपने पास रख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो भी स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं जनरली वो हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सारी कंडीशन देख लो, 268 सेंटर स्टेट है ना, स्टैम्प ड्यूटीज़, ये सेंटर स्टेट इंटर स्टेट, और 270 कह रहा है सेंटर स्टेट यूनियन लिस्ट वाली चीज़ें, सेंटर सरचार्ज एंड सेस, स्टेट लिस्ट की जितनी भी चीज़ें, ये आई थिंक याद हो जाना चाहिए। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन करा है इतने सारे बिल्स जिनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो पार्लियामेंट में ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब एक तरीके से ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है स्टेट के इंटरेस्ट को, हाँ स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका बताया हुआ, वो भी पैसों के रिगार्डिंग, जो कि कहता है कि कुछ बिल्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस होंगे पार्लियामेंट में ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही वो जो है आ सकते हैं। जैसे कि बिल जो कि कह रहा है इम्पोज और वेरी एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पे टैक्स अगर लगा रहे हो जहाँ पे स्टेट का इंटरेस्ट है, तो उससे रिगार्डिंग बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, बिल जो कि डिफाइन करे क्या मीनिंग है ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम का एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ द इनेक्टमेंट रिलेटेड टू द इंडियन इनकम टैक्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टैक्स का अगर मीनिंग बताने से रिगार्डिंग कोई बिल है तो वो भी बिल जो कि कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑन विच मनीज टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट्स, किन प्रिंसिपल्स पे, किन चीज़ों पे, किन क्राइटेरियाज पे जो है पैसे को बांटा जाएगा स्टेट्स में, तो वो भी। अब बिल जो कि कहता है इम्पोज करता है किसी भी सरचार्ज को, एनी स्पेसिफाइड टैक्स या ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर, उसके लिए भी इवन हमें रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की। तो ऐसा एरिया जहाँ पे स्टेट इंटरेस्टेड हो एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करने में, जो है हमारे मनी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द स्टेट, या फिर सरचार्ज, तो इसलिए हम चार चीज़ें हैं। हाँ, बोरिंग बाय द सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल कैन बोरो आइदर विद इन द इंडिया, अंदर से भी ले सकती है, आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी, हाँ किसको सिक्योरिटी में रखे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कैन गिव गारंटी बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय द पार्लियामेंट, लेकिन ऑफकोर्स लिमिट के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट ने बोली है। सो फार नो सच लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, लेकिन आज तक आपको पता है कि पार्लियामेंट ऐसा सच कोई लॉ लेकिन नहीं आया। स्टेट भी बोरो कर सकती है विद इन इंडिया बट अब्रॉड से नहीं कर सकती है, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और कैन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो वो सिर्फ विद इन द इंडिया कर सकती है, ध्यान रखना है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स दे सकती है टू एनी स्टेट और गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड इन एनी स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर गारंटी दे सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट, या फिर गारंटी ले सकती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो हाँ ठीक है हम गारंटी लेते हैं वापस कर देंगे। एनी सम्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सच लॉज आर टू बी चार्ज ऑन द CFI। तो कहाँ से पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो CFI पे देगी। द स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर, ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट कोई भी लोन नहीं दे सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर इफ़, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर, अगर सेंटर का ऑलरेडी उधार है स्टेट पे तो वो बिना सेंटर की परमिशन के अलावा जो है लोन नहीं ले सकते हैं, हैज़ बीन गिवन बाय द सेंटर। नाउ इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़, तो बहुत सारे जो इंटर गवर्नमेंट मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमारी व्हाट वी कॉल सेंटर की चीज़ों पे नहीं लगाएगी टैक्स, और सेंटर स्टेट की भी नहीं लगाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इज़ एग्जेम्प्टेड, जो स्टेट की सेंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एग्जाम्प्ट किया गया है, जितने भी टैक्सेस इम्पोज होते हैं बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन अ स्टेट, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट के अंदर है लाइक म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड सो ऑन, बट द पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू रिमूव दिस बैन, बट चाहे तो पार्लियामेंट क्या रिमूव कर सकती है इस बैन को, बट हाँ ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन अ स्टेट। कोई भी जो है सेंटर की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा सकता, सीधी सीधी बात ये है। दूसरा कहता है
कॉर्पोरेशंस और कंपनीज क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब PSUs की बात कर रहे हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो इम्यून नहीं है फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशन या लोकल टैक्सेशन, उस पर लगाया जा सकता है। जो उसके अलावा की प्रॉपर्टीज है उस पर कोई भी नहीं लगाया जा सकता है। रीज़न क्या है कि कॉर्पोरेशन जो है या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने आप में एक सेपरेट वो एंटिटी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, ऐसे जो प्रॉपर्टी है, जो इनकम है स्टेट की, उसको भी एग्जाम किया गया है सेंट्रल के टैक्सेशन से, ठीक है, हम भी टैक्स नहीं लगाएंगे। सच इनकम मे बी ड्राइव फ्रॉम सोवरन फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस, चाहे वो पैसा इनकम पे भी बोला है, सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं, इनकम पे भी बोला है, इनकम पे भी नहीं लगा सकता। बट द सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट इफ पार्लियामेंट सो प्रोवाइड, ऑफकोर्स, लेकिन कमर्शियल फंक्शंस पे लगा सकता है अगर पार्लियामेंट बोले तो, लॉ के थ्रू है ना, लॉ के थ्रू तो कुछ भी बोल सकती है, तो ऑफकोर्स। Property and income of local authorities situated within a state are not exempted from the central taxation. जो प्रॉपर्टी है, जो इनकम है लोकल अथॉरिटीज़ की, जो कि सिचुएटेड है विद इन अ स्टेट, आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, तो उस पर सेंटर का टैक्स लग सकता है, ठीक है, उस पर सेंटर का जो टैक्स है वो लग सकता है। तो इसने स्टेट को तो एग्जाम्प्ट कर दिया, लेकिन लोकल बॉडीज़ को एग्जाम्प्ट नहीं करा है। बड़ी अजीब सी बात है वैसे तो ये, बट ठीक है। Okay, now effects of emergencies. So while the proclamation of national emergency ऑपरेशन में होती है, तो प्रेसिडेंट आपको पता है मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ रेवेन्यू, मतलब अभी तक किसी स्टेट को 10% जा रहा था, हो सकता है कि 5 ही जाए बिटवीन द सेंटर स्टेट, एंड सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और कब तक चलता है, जब तक कि फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हो जाता है, जब जिसमें हमारी इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट हुई है। वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वाइल जो प्रोक्लेमेशन है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऑपरेशन में होता है, तो सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस, तो सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को बहुत सारी चीज़ों पे। स्पेसिफिकली ये बोलता है कि ऑब्जर्व करो अपनी स्पेसिफाइड कैनॉन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को, रिड्यूस करो सैलरी अलाउंसेस जो भी है हमारे ऑल क्लास ऑफ पर्सन जो कि सर्व करें स्टेट में। वो कहता है रिजर्व करो जितने भी मनी बिल्स हैं, अदर फाइनेंशियल बिल्स हैं, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट डिसाइड करेगा। कमेटीज़ क्या बैठी हुई हैं स्टेट के थ्रू, रजमार कमेटी बैठी है तमिलनाडु की, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, अकाली दल ऑफ पंजाब, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम बैठा है, एंड 1983 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैठी थी 3 मेंबर सरकारिया कमीशन बैठी थी, जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। इसकी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेटअप अंडर आर्टिकल 263। वो कहता है कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बोलें, जो कि होनी चाहिए अंडर द आर्टिकल 263, ठीक है, ऐसा ये बोलता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन, और ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन करो। जो रेजिडुअरी पावर है टैक्सेशन की, वो तो हमारी पार्लियामेंट के साथ ही है, लेकिन जो अदर रेजिडुअरी पावर्स है वो आपको कॉन्करेंट में रख देनी चाहिए, स्टेट को नहीं देना, कहता है कॉन्करेंट में रख दो। गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, प्लस में कहते हैं कि जो गवर्नर है ना उसको थोड़ा सा आउटसाइड द स्टेट वाले को आप चूज़ करो, एंड शुड बी डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक, और उसके कोई खास पॉलिटिकल लिंक ना हो, ऐसे पर्सन को आप गवर्नर बनाओ, और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट, या फिर उसने पॉलिटिक्स में काफ़ी पिछले सालों से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाया। कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ फुलफिल हुई भी है, कुछ नहीं भी हुई। इंटर स्टेट काउंसिल परमानेंट, ऑल इंडिया सर्विस कोर्स स्ट्रेंथन करो। रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन तो पार्लियामेंट के साथ है, बाकी सब हमारी कॉन्करेंट में रख दो। गवर्नर जो है वो आउटसाइडर होना चाहिए और विदाउट एनी पॉलिटिकल लिंक। ये बेसिक चीज़ बता रखा है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। देखो इंटर स्टेट जो भी आ जाए वो हमारा स्टेट में तो हो नहीं सकता, और कॉन्करेंट में भी नहीं हो सकता है, वो हमारा किसी में होगा, दैट इज यूनियन में होगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, जो लेवे लगाना और कलेक्ट करना GST, लेकिन किस में, इंटर स्टेट वाले ट्रेड में या कॉमर्स में। GST ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट कॉमर्स आर लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर का आगे, जैसे मैंने बता दिया था ऐसा क्यों किया गया है। बट दिस टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। लेकिन वो किस हिसाब से जो भी टैक्स का पैसा है उसको किस तरीके से बांटना है, डिवाइड करना है सेंटर स्टेट के बीच में, इन द मैनर, इस तरीके से प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। किसकी रिकमेंडेशन पे, GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। दैट इज़ इट। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था बट इट इज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर। मीन्स में फेडरलिज्म के परस्पेक्टिव से, और प्रीलिम्स में तो 2-4 ही क्वेश्चन आए हैं, हम 2 आ ही जाते हैं इसमें भी। सो इम्पॉर्टेंट है, बार बार देखना है वीडियो एटलीस्ट 4 to 5 एंड रिवाइज इट, रिकॉल इट।